आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिमन्यु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस में। आज मैं आपको बायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि हम बायोलॉजी के हर चीज़ को समझेंगे। मैंने अभी एक वीडियो डाला है जो बायोलॉजी क्या है, आप उसको ज़रूर देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी का क्या हिस्ट्री है और स्पेशली इंडिया का क्या रोल रहा है पुराने टाइम पे। फिर बाद में हम दूसरे वैसे साइंटिस्ट्स और दूसरे देश की बात करेंगे। पहले हम अपने देश का कंट्रीब्यूशन क्या रहा इसकी बात करेंगे। देखिए, जब अगर हम बात करें बायोलॉजी का क्या हिस्ट्री है तो लाइफ जब से है तब से बायोलॉजी है। अब लाइफ तो जब से है तब से है, करोड़ों साल पहले से लाइफ है ना। लेकिन हम जिस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम एविडेंशियल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हम किताबों में कब लिखा गया, कब लोगों ने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, हम उस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। वैसे तो जब सभ्यताएं आईं, जब लोगों ने ज़िंदगी जीना स्टार्ट किया सही तरीके से, तब से ही बायोलॉजी लाइफ में जो है वो आया। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि साइंस हर चीज़ में है, हमें उसे उसमें से निकालने की ज़रूरत है। उसी तरह से बायोलॉजी जब से लाइफ है तब से बायोलॉजी है, जब से धरती है तब से बायोलॉजी है। लेकिन लोगों ने कब इसमें इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया, लोगों ने चीज़ों को कब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो पुराने जो लोग थे, आदि मानव की बात करें तो आदि मानवों को भी बायोलॉजी का ज्ञान था जाने अनजाने में। क्योंकि जब उन लोगों ने एक ढंग का जीना ज़िंदगी स्टार्ट किया, जैसे मान लीजिए कि माना जाता है कि आदि मानवों को खेती का ज्ञान था, वो जानवर पालते थे। अब जब वो खेती करते थे तो उनको ये इस बात की तो जानकारी होगी ना कि किस सीजन में कौन सी खेती करनी है ना। फिर खेतों के फसल लेके आते होंगे, उसे अलग अलग जगह पे रखते होंगे, उनका क्लासिफिकेशन करते होंगे, उनका वर्गीकरण करते होंगे। तो सीजन वाइज कौन से सीजन में कौन सा फसल लगाना है ना। फिर उस फसल की देखभाल कैसे करनी है, ये सब चीज़ तो हम आज के टाइम पे बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो वो नहीं पढ़ के भी उनको इस चीज़ का नॉलेज था। लेकिन लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं, किताबों में इन चीज़ों के बारे में कब से लिखना स्टार्ट किया गया, जब इसकी बात करते हैं तो हमें एक प्रॉपर एविडेंस जो है इंडिया में वैदिक पीरियड से देखने को मिलता है। अब जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हमें ये बताया गया है कि जो वैदिक एज है इंडिया का, वो लगभग 1500 BC से कोई 600 BC तक चला होगा। यानी उस टाइम से ही जो भी वेदों को लिखते थे, वेदों को पढ़ते थे, उन्हें इन सब बातों की जानकारी थी, उन्होंने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया था। वेदों में लगभग 740 प्लांट्स और 250 डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया गया है। अब आप इसको ऐसे मत समझिएगा कि 740 प्लांट्स के बारे में केवल बताया गया है, मतलब खाली क्या पूरी धरती पे 740 प्लांट ही होंगे उस टाइम। बात इसकी नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मानव हैं, तो पूरी धरती पे जितने भी मानव हैं वो खाली एक प्रजाति हैं। वी ऑल आर अ सिंगल स्पीसीज एंड वी हैव अ नंबर ऑफ मोर देन 800 crores। यानी कि एक स्पीसीज, एक प्रजाति का जो नंबर है वो 800 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये केवल एक प्रजाति का संख्या मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसी तरह से बहुत सारे आप एनिमल्स और प्लांट्स देखते होंगे जिनके नंबर्स के बारे में हम बात ही नहीं करें तो बेहतर हो। तो आज के टाइम पे, आज साइंस इतना हाईटेक हो चुका है, इतना एडवांस हो चुका है, आज के टाइम पे साइंस के पास 1.7 मिलियन स्पीसीज के ही रिकॉर्ड्स हैं। ये एक्सप्लोड की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और अभी भी 90% से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को इसी धरती पे खोजना बाकी है। सोचिए, 90% से भी ज़्यादा भी एक्सप्लोर करने। तो उस टाइम पे 700 हज़ारों साल पहले 740 अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में जानना, मतलब जैसे ये आम का पौधा हो गया, ये पीपल का पौधा हो गया, ये बरगद का पौधा हो गया, ये सब अलग अलग पौधे हैं। तो इस तरह से उन्होंने लगभग 740 डिफरेंट पेड़ पौधों के बारे में बताया और 250 डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया। जैसे मान लीजिए एक बताया लॉयन के बारे में, एक टाइगर के बारे में, एक गाय के बारे में, एक डॉग के बारे में। तो ये सब 240 अलग अलग जानवरों के बारे में उन्होंने बताया।
ठीक है, अब हम बात करेंगे, मैं आपको शुरू करूंगा हमारे जितने भी लिटरेरी सोर्सेज हैं, चाहे वो वेदास हो चाहे वो उपनिषद हो, उसमें से एक उपनिषद के बारे में आपको बताऊंगा, छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हमारे आसपास हैं, उनको क्या किया गया, सबसे पहले क्या किया गया, सारे एनिमल्स को, प्लांट्स के बारे में बाद में बताऊंगा, सारे के सारे एनिमल्स को यहाँ पे 3 वर्गों में बांटा गया। ऑल दीज एनिमल्स वेर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। एक को रखा उन्होंने जीवजा, तीसरा जो क्लासिफिकेशन दिया वो बोला अंडजा, दूसरा, और तीसरा जो क्लासिफिकेशन दिया वो दिया ऊभिजा। जीवजा में उन्होंने वैसे एनिमल्स को रखा जो अपनी तरफ सीधा बच्चे को जन्म देते थे, जिन्हें आज के टाइम पे हम मैमल्स बोलते हैं, हिंदी में स्तनधारी बोलते हैं। जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, इवन हम इंसान लोग हैं, हम लोग सारे क्या हैं, मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, और उस टाइम पे क्या थे, जीवजा थे। फिर आपने दूसरे जानवरों को देखा होगा जो अंडे देके अपना बच्चा पैदा करते हैं, मतलब पहले अंडा देते हैं, अंडे को सेकते हैं, कुछ दिनों के बाद उस अंडे से बच्चा बाहर आता है, तो उसको उन्होंने किस ग्रुप में रखा, अंडजा में रखा। और फिर ऊभिजा में छोटे मोटे जितने भी कीड़े मकोड़े थे उसको ऊभिजा में रख दिया। फिर बारी आती है एक बहुत ही बड़े स्कॉलर सुश्रुता। इनका जो कार्यकाल था वो लगभग 600 BC 600 BC के अराउंड था। तो सुश्रुता ने किताब लिखा था, सुश्रुता संहिता। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पुराने टाइम पे, या फिर यूँ कहिए पूरे मेडिकल साइंस को उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जो डॉक्टर्स, जो सर्जन्स सर्जरी करते हैं, सर्जरी सबसे पहले उन्हीं के द्वारा प्रैक्टिस किया गया था, और जो सर्जरी करी गई थी वो नाक पे करी गई थी, और सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी भी उन्होंने ही किया था। वैसे नाक पे जो सर्जरी होता है उसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं, राइनो मतलब नोज़ होता है। उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया था। उन्होंने कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद होता है उसकी भी सर्जरी की थी। उन्होंने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में भी स्टडी किया था। सुश्रुता ने मेडिकल साइंस को बहुत कुछ दिया है, फादर ऑफ सर्जरी उन्हें ही कहते हैं। तो सुश्रुता संहिता में सारे के सारे जीव जंतुओं को, प्लांट्स और एनिमल्स को उन्होंने 2 भाग में पहले बांटा, मेनली 2 भागों में बांटा। एक भाग जो है, एक जो ग्रुप बनाया उन्होंने उसका नाम रखा अस्थावरा, और दूसरा जो ग्रुप बनाया उसका नाम रखा जनगमा। अस्थावरा शब्द को देखिए, अस्थावरा शब्द में स्थिर एक शब्द है। स्थिर यानी कि जो जीव स्थिर रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स हु डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अगर आपसे मैं पूछूं कि वैसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कौन से जीव हैं जो घूमते नहीं हैं, आप सीधा कहेंगे सर प्लांट्स। प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, तो उन्होंने उस टाइम पे ही एक ग्रुप बनाया जिनमें उन्होंने सारे पेड़ पौधों को रख दिया। लेकिन बेसिस क्या लिया उन्होंने, क्या आधार लिया, तो मूवमेंट आधार लिया। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस बेसिस पे कर रहे हैं। वैसे क्लासिफिकेशन जो है पढ़ना है 11th क्लास में ही, टेक्सोनॉमी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरह से पुराने ज़माने में किया गया, दूसरे वैज्ञानिकों ने क्या क्लासिफिकेशन दिया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये पुराने टाइम की बात हम कर रहे हैं, समझिए ज़रा हज़ारों साल पहले। तो अस्थावरा में इमोबाइल ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया गया। इमोबाइल मतलब होता है जो मूव नहीं कर सकते, और जनगमा में मोबाइल ऑर्गेनिजम्स को डाला गया। अब मूवमेंट तो जानवर करते हैं, एनिमल्स करते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, अस्थावरा और जनगमा को थोड़ा और क्लासीफाई किया, मतलब इन ग्रुप्स में भी 2, 3, 4 ग्रुप्स और डाल दिए। अस्थावरा ग्रुप में यानी कि पेड़ पौधे के ग्रुप में और 2, 3, 4 ग्रुप क्या डाला उन्होंने, ज़रा देखिए। एक ग्रुप डाला उन्होंने जिसका नाम दिया वनस्पति। वनस्पति आप सुने होंगे, वनस्पति पेड़ पौधों से रिलेटेड है। तो वनस्पति में उन्होंने जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब जिनमें फ्लावर्स नहीं होता, उनको उन्होंने वनस्पति पौधा कहा। उसके बाद दूसरा जो ग्रुप दिया इसमें स्थावरा में, जो दूसरा ग्रुप दिया उसका नाम रखा वृक्षा, या फिर यूँ कहिए वृक्षा। वृक्षा में उन्होंने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें फ्रूट्स होते हैं,
क्योंकि फ्लावर्स और भी दूसरे पौधे में भी होते हैं, जैसे गुलाब का पौधा है, जास्मीन है, हिबिस्कस है, तो ये सब डेकोरेटेड फ्लावर्स वाले प्लांट्स हैं, इनमें फ्रूट्स नहीं होते। और जिसमें फ्रूट्स होते हैं उनमें फ्लावर होता ही है, क्योंकि फ्लावर ही फर्टिलाइज होने के बाद एक फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो पहला क्या रखा उन्होंने? वनस्पति। दूसरा क्या रखा उन्होंने? वृक्षा। तीसरा क्या रखा? तीसरा रखा विरुधा। विरुधा में उन्होंने श्रब्स और क्रीपर को रखा था। श्रब्स किसको बोलते हैं? जो हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, रोज़ एक श्रब है, मेहंदी का पौधा एक श्रब है, ये सारे श्रब्स हैं। और क्रीपर्स का मतलब होता है रेंगने वाले पौधे। तो इस तरह से बहुत सारा काम किया गया। अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो इंडिया का मेडिकल साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 2 अश्विनी कुमार थे, मानना था कि ये इनका जो मेडिकल साइंस में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस था, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इन्होंने किया है, अश्विनी कुमार। और सुश्रुता की तो बात ही मैंने अभी आपको बताई। सुश्रुता ने सर्जरी दिया पूरे मेडिकल साइंस को। और सुश्रुता जब सर्जरी करते थे तो उनको इस बात का ध्यान था कि सर्जरी करने टाइम इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे उसको स्टेराइल कर देते थे, अल्कोहल से धो देते थे या फिर ये बॉयल वाटर से धो देते थे। तो साइंस या फिर बायोलॉजी काफ़ी पहले से है और इस पर रिसर्च भी बहुत पहले से हो रहा है। आज हम इतने हाईटेक हो चुके हैं, फिर भी आज हम बहुत सारी चीज़ें नहीं ढूंढ पाए। आज हमें उन चीज़ों को ढूंढना है। तो एंशिएंट इंडिया का और भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है पुराने टाइम पे, आज भी है। और हो सकता है कि अगले स्कॉलर, अगले रिसर्चर आप हो सकते हैं इंडिया से। हम तो यही आपसे कामना करेंगे कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ बढ़ा दे के जाएं इस दुनिया को। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में बात करेंगे बाकी दूसरे साइंटिस्ट्स और दूसरे देशों का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा है बायोलॉजी के फील्ड में। तब तक आपको बहुत बहुत शुक्रिया।